स्टूडेंट्स, मैं गणेश कंवर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज अपन यूनिट 5 के बारे में चर्चा करेंगे। यूनिट 5 है समकालीन मुद्दे और नीतियाँ। इसका टॉपिक है औद्योगिकरण व शिक्षा। औद्योगिकरण व शिक्षा क्या है, उसका क्या अर्थ है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। औद्योगिकरण का अर्थ है, औद्योगिकरण एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोग पुरानी पद्धतियों को त्याग देते हैं। औद्योगिकरण को क्या माना है? एक प्रक्रिया माना है, एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उसके द्वारा औद्योगिकरण के द्वारा जो भी पुरानी पद्धतियां हैं उसको हम त्याग देते हैं और उसके स्थान पर आधुनिक, अधिक सरल, अधिक उत्पादक तकनीकी साधनों का प्रयोग करते हैं। जो आधुनिक जो पुरानी पद्धतियां हैं उनको तो क्या करते हैं, हम त्याग देते हैं और आधुनिक काल में, आज के समय में जो भी जितनी भी अधिक सरल और अधिक उत्पादक वाले जो तकनीकी साधन हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं और हमारे उद्योग में औद्योगिकरण के द्वारा, शिक्षा के द्वारा उसमें बढ़ावा देते हैं। तो यही औद्योगिकरण व शिक्षा का अर्थ है। औद्योगिकरण की परिभाषा है पी कॉन्ग चोंग के अनुसार। औद्योगिकरण के बारे में पी कॉन्ग चोंग क्या कहते हैं? उनका कहना है कि औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महत्वपूर्ण उत्पादन कार्यों में परिवर्तन की एक श्रृंखला का जन्म होता है। औद्योगिकरण को एक ऐसी प्रक्रिया माना है, उसके अनुसार जो भी जितना भी जिन चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं, जिन चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं उनका उत्पादन जो होता है, उनका उत्पादन करने का जो तरीका होता है, कार्य करने का जो तरीका होता है, उसमें कई प्रकार से हम परिवर्तन ला सकते हैं और इस प्रक्रिया में कई प्रकार के परिवर्तन शामिल है। अलग अलग प्रकार से उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है और वह किसी न किसी मशीनीकरण या किसी नवीन उद्योग की स्थापना, किसी नवीन बाजार में प्रवेश तथा नए नए क्षेत्रों के विद्यमान के फलस्वरूप घटित होते हैं। मतलब उसके अनुसार उसको एक नई प्रक्रिया माना है। तो प्रक्रिया के अंदर कई प्रकार से परिवर्तन किए जाते हैं। उन परिवर्तनों के आधार पर हम नई उपक्रम या मशीनीकरण के अंदर बदलाव लाया सकता है या नवीन उद्योगों की स्थापना की जाती है, नए नए व्यापार, नया नया बिजनेस शुरू किया जा सकता है। तो कई प्रकार से उसके अंदर परिवर्तन लाया जा सकता है। नेक्स्ट है यूजेन स्टेल के अनुसार। यूजेन क्या कहना चाहता है? यूजेन के आधुनिकीकरण व शिक्षा के प्रति उनके क्या शब्द है, वह क्या कहना चाहते हैं? तो उनका कहना है कि उच्च उत्पादकता औद्योगिकरण की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। जो उच्च उत्पादक, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का उत्पादन होता है तो वह उत्पादन किसका अंग है? एक औद्योगिकरण प्रक्रिया जो है उसका ही एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है तथा ये दोनों ही एक दूसरे के परस्पर संबंध तथा प्रभावित होते हैं। तो औद्योगिकरण और शिक्षा दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों का संबंध बहुत ही मजबूत है। इनका जो संबंध है वो उसकी बहुत ही अधिक महत्वता दी गई है। तो दोनों के बिना कोई कार्य आसानी से नहीं किया जा सकता। जो उत्पादन किया जाता है शिक्षा और औद्योगिकरण के बिना दोनों की कमी की वजह से उसको उत्पादन नहीं कर सकते। तो दोनों का होना जरूरी है, दोनों की महत्वता दी गई, दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ संबंध है। औद्योगिकरण और शिक्षा का घनिष्ठ संबंध, इन दोनों का आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, बहुत ही नज़दीकी का संबंध है। एक तरह से कहा जाए तो दोनों एक सिक्के के पहलू की तरह मान सकते हैं। मतलब कि एक सिक्के की तरह, एक पहलू के समान इनको माना गया है। एक सिक्का है वो दोनों एक पहलू के समान उनको माना गया है कि औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति शिक्षा के बिना नहीं हो सकती और शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति औद्योगिकरण के बिना नहीं हो सकती। मतलब दोनों का आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। औद्योगिकरण के जो भी कार्य है, जो भी आवश्यकताएं होती, वो आवश्यकताएं शिक्षा के बिना नहीं पूरी की जा सकती और शिक्षा की जितनी भी आवश्यकताएं हैं वह औद्योगिकरण के बिना पूरी नहीं की जाती। इसीलिए उसको इन दोनों का बहुत ही घनिष्ठ संबंध बताया गया है। एक दूसरे के माध्यम से जो भी आवश्यकताएं होती उन आवश्यकताओं की वह पूर्ति करते हैं और इसीलिए इनका घनिष्ठ संबंध माना जा सकता है। शिक्षा के दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट आता है।
मतलब शिक्षा की दृष्टि से देखते हुए औद्योगिकरण के बारे में जो हम चर्चा करेंगे तो उसका सबसे पहला पॉइंट है एक दूसरे के पूरक। एक की आवश्यकता दूसरे के माध्यम से पूरी होती है, इसीलिए एक दूसरे को पूरक माना जाता है। कहने का मतलब है कि एक दूसरे को पूरक किस प्रकार से माना गया, एक की आवश्यकता दूसरे के आधार पर और दूसरे की आवश्यकता पहले के आधार पर की जाती है, तो दोनों की आवश्यकताएं एक दूसरे के ऊपर टिकी हुई है। जो भी आवश्यकताएं होती है, जैसे कि औद्योगिकरण की आवश्यकताएं शिक्षा के द्वारा पूरी की जाती है और शिक्षा की जो आवश्यकताएं होती है वो किसके द्वारा, औद्योगिकरण के द्वारा पूरी की जाती है। तो इसी के आधार पर दोनों को एक दूसरे का पूरक माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक विकास में सहायता। हम सामाजिक विकास में सहायता किस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं। दूसरी बात तो यह है कि सामाजिक विकास में यह सहायक है क्योंकि औद्योगिकरण के माध्यम से जो समाज की आवश्यकता होती है, जो भी कहने का मतलब है कि सामाजिक विकास यह है कि क्यों औद्योगिकरण की जितनी भी आवश्यकताएं होती जो आवश्यकताएं होती है औद्योगिकरण के सहायता से, औद्योगिकरण के माध्यम से समाज की जो आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं को वह पूरी करता है और इसी के आधार पर समाज का विकास भी होता है। शिक्षा उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती और जब समाज का विकास, औद्योगिकरण के कारण समाज का विकास होता है तो उसमें जो शिक्षा है वह भी अपनी जो उसकी भूमिका है उस भूमिका को वह महत्वपूर्ण से पूरी करता है, उसको निभाता है। क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही औद्योगिकरण की इकाइयों का विकास होता है। क्यों होता है कि जो औद्योगिकरण की इकाइयाँ हैं उसका जो विकास हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, शिक्षा के माध्यम से ही हो रहा है। इसीलिए उसको अपनी जो भी उसकी भूमिका होती है उस भूमिका को निभाना उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। जो भी समाज की आवश्यकताएं हैं वह दोनों के माध्यम से पूर्ण होती है, जिससे समाज का विकास निरंतर होता रहता है। जो समाज की जितनी भी आवश्यकताएं हैं तो ये आवश्यकताएं दोनों एक दूसरे के अनुसार पूरी की जाती है, तो इसी के आधार पर समाज का जो विकास हो रहा है वो निरंतर होता रहता है, उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती। अगर दोनों में से एक की भी कमी हो जाती है तो विकास, जो समाज का जो विकास हो रहा है वो विकास पूर्ण रूप से नहीं होता, उसमें किसी न किसी प्रकार की रोक हो जाती, रुकावट आ जाती है, उसकी वजह से कई अड़चनें उत्पन्न हो जाती है। तो इन अड़चनों को ख़त्म करने के लिए जो भी समाज की आवश्यकताएं हैं वो दोनों एक दूसरे के माध्यम से पूरी कर लेते हैं और इसी के आधार पर समाज का विकास पूर्ण रूप से होता रहता है, निरंतर चलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास क्या है, कैसे समझा जाता है। शिक्षा के माध्यम से नवीन तकनीकी का ज्ञान औद्योगिक क्षेत्रों से कराया जाता है। कह रहे हैं कि शिक्षा के माध्यम से जो भी नवीन तकनीकी, नई तकनीकें आई हैं, नई जो संसाधन आए हैं, संचार के जो साधन आए हैं उनका जो ज्ञान है, उनसे जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो किसके, औद्योगिक क्षेत्रों के द्वारा ही कराया जाता है। उसका जो ज्ञान की प्राप्ति की जाती है वो किसके द्वारा, औद्योगिक क्षेत्रों के द्वारा ही किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र उसका उपयोग करके अपना आर्थिक प्रयास द्वारा अधिक उत्पादन करते हैं। कह रहा है कि जो भी औद्योगिक क्षेत्र है उसकी सहायता से, उसका उपयोग करके हम अपना जो भी आर्थिक प्रयास है, हम आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए जो अधिक से जो प्रयास कर रहे हैं वो उस प्रयास करने से जो मुनाफा हो रहा है, उत्पादन जो हो रहा है वो बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। उसी तरह से जैसे जैसे औद्योगिक इकाइयों में कार्य क्रिया का निरंतर रूप से बढ़ता जाता है और इसी के आधार पर जो भी औद्योगिक इकाइयों का जो कार्य है वो भी निरंतर धीरे धीरे आवश्यकता के अनुसार बढ़ता जाता है। वैसे वैसे नई जानकारियाँ निकलती है और जैसे जैसे आवश्यकताओं के अनुसार औद्योगिक इकाइयों के जो कार्य करने की जो क्षमता है वो निरंतर बढ़ती है। उसी के अनुसार जो भी नई जानकारियाँ भी हमें मिलती है। नई जानकारियाँ मिलने से हमारे और भी अधिक से अधिक हमारी जो आर्थिक स्थिति उसको सही करने का तरीका हमें मिल जाता है। और जो नई जानकारियाँ हमें मिलती है वो उनके द्वारा जो ज्ञान का क्षेत्र है उसमें भी कई प्रकार से वृद्धि हो जाती है। इसीलिए यह आर्थिक विकास में दोनों तरफ सहायता प्रदान होती है और इसी के कारण से, इसी के द्वारा ही हमारे जो आर्थिक विकास है उसमें दोनों तरफ से वह अपना सहायता देती है, सहायता प्रदान करती है।
क्योंकि शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के द्वारा ही जो नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है उसमें वृद्धि होती है। शिक्षा का बढ़ावा देने से ही ज्ञान की वृद्धि होती है और नए नए ज्ञान हमें प्राप्त होता है, जिसका उपयोग कर उत्पादन में वृद्धि होती है। और उसी का उपयोग करके जो नवीन ज्ञान की जो वृद्धि हुई, उस नवीन ज्ञान का उपयोग करके हम हमारे उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हम वृद्धि कर सकते हैं। उत्पादन में जब वृद्धि होती है तो आर्थिक विकास भी होता है, और जब उत्पादन के अंदर वृद्धि होगी तो जो हमारा आर्थिक विकास है उसमें भी क्या होगी, वृद्धि होती, उसका भी विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि विकास में सहायता। तो कृषि के विकास में भी सहायता किस प्रकार से की जा सकती है। जब औद्योगिकरण और शिक्षा के द्वारा कृषि के विकास में सहायता कैसे दी जा सकती है, उसमें वृद्धि कैसे कर सकते हैं। तो अब कृषि विकास कैसे करें, कैसे होगा। जैसे कि पहले के समय में हल बैल के माध्यम से खेतों में जोता जाता था, हाथ से बीज बोए जाते हैं। कह रहे हैं कि पहले के टाइम में, प्राचीन काल में जो कृषि की जाती थी, खेती जो की जाती थी, तो वो खेती करने के लिए हल बैल के माध्यम से, हल जो जोता जाता था वो किसके माध्यम, बैल के माध्यम से जोता जाता था और हाथों से बीज को बोए जाते थे। और कटाई बुआई का जितना भी खेती का जो सारा कार्य होता था वो सारा काम किससे, हाथों के द्वारा होता था। लेकिन आज के समय में आज बहुत सी मशीनें आ गई हैं। खेत को जोतने के लिए काम में भी क्या लेने लगे, मशीनों को लेने लगे। मशीनों के द्वारा खेतों में जो काम किया जाता है वो पूरा किया जाता है। खेत को जोतने का काम भी मशीनों से होता है। कहने का मतलब है कि शिक्षा के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से यह नवीन आविष्कार हुआ। किसके द्वारा, शिक्षा के माध्यम से और विज्ञान के माध्यम से ही ये सारी नवीन चीज़ों का आविष्कार हुआ, जिससे कि हमें खेती करने में, कृषि करने में सहायता मिलने लगी है। हमें जो भी जितनी भी मुसीबतों का सामना पहले करना पड़ता था वो सारी चीज़ें अब नहीं करनी पड़ती। अब खेती करना बहुत ही सरल हो गया। जो खेती करने का जो तरीका है वो बहुत ही सरल प्रकार से हो गया। क्यों? क्योंकि मशीनों का अधिक से अधिक उपयोग होने लगा है। और उन आविष्कारों के उपयोग से या आविष्कारों के माध्यम से नवीन तकनीकियाँ निकल कर आती है और इन नवीन तकनीकों का उपयोग करके उत्पादन की वृद्धि होती है। जो नई नई तकनीकी होती है उनकी जब वृद्धि होती है तो उन वृद्धि होने की वजह से हम नए नए तरीकों से नई नई तकनीकों का उपयोग करते हैं, और जो हमारा उत्पादन होता है, जो खेती जो होती है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि होती है। हाथ से कार्य करने पर एक सीमित क्षेत्र में काम हो पाता था। पहले के टाइम में जो हाथ से काम करते थे तो कुछ समय के लिए थोड़ा ही काम होता था, वो सीमित होता था कि ये हाथ से जो काम करते थे वो सीमित होता था कि इतने समय में इतना ही काम होगा, तो वह उतना ही हो पाता था। और आजकल तो क्या हुआ, मशीनों का युग आ गया। मशीनों के द्वारा जो सारे कार्य किए जाते हैं तो वो जल्दी से हो जाते हैं और उस जो उत्पादन होता है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि होती है। और ज़्यादा समय लगने पर भी काम क्या होता है, थोड़ी मात्रा में होता है, थोड़ा ही हो पाता है। जितना करना चाहते हैं उतना काम हम पूरा आसानी से नहीं कर पाते हैं। और शिक्षा के माध्यम से जो नवीन तकनीकी का विकास होता है तो उसमें कम समय में अधिक कार्य संभव हो पाता है। जो शिक्षा के माध्यम से जो नई नई तकनीकों का विकास हुआ है, आविष्कार जो हुआ है, विकास होने से जो कम समय में अधिक से अधिक कार्य संभव हो पाता है। मतलब कम समय में भी ज़्यादा से ज़्यादा काम हम कर लेते। क्यों? क्योंकि एक मशीनों का युग आ गया, नवीन तकनीकों का युग आ गया। उसके कारण से हम थोड़े समय में, कम समय में भी ज़्यादा से ज़्यादा काम आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए कृषि के क्षेत्र में भी विकास संभव है। कृषि के क्षेत्र में भी विकास होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन स्तर का विकास। जो हमारा जीवन का स्तर है, जो हमारे रहन सहन का जो तरीका है, जीवन के व्यतीत करने का जो स्तर है, उसका विकास भी हम किस प्रकार से कर सकते हैं। निश्चित है कि ये कहना चाहिए कि आपके श्रम का आपको सही मूल्य प्राप्त होता है। जो भी हम काम कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, तो जितना भी हम श्रम कर रहे हैं तो उस श्रम से जो हमें मूल्य प्राप्त होना चाहिए वो सही मात्रा में हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये भी हमें ध्यान होना चाहिए, इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए।
आपके आर्थिक संसाधन आपके पास अधिक मात्रा में हो जो आते चले जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी हमारे आर्थिक स्थिति के जो संसाधन हैं वो भी हमारे पास अधिक मात्रा में होते हैं, पर कभी कम हो जाते हैं, कभी अधिक हो जाते हैं। जो हमारा जो स्तर जो है, जीवन का स्तर जो है, उसके अनुसार कभी कम और कभी ज़्यादा हो सकते हैं। उसकी मात्रा, जो मूल्य की जो मात्रा है वो कभी कम कभी अधिक भी हो सकती है। जो भी आर्थिक स्तर के अनुसार, आर्थिक संसाधन के अनुसार हमारी जो उत्पादन की जो मात्रा है, श्रम कम करने की जो मात्रा है, वो अगर अधिक मात्रा में हो जाती है, अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, तो ऐसे में हमारी जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं और जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको प्राप्त करना, संसाधन को जुटा पाना हमारे लिए और भी आसान हो जाता है। उसमें हमें किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है और इस कारण से जो हमारा जीवन का स्तर है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगता है। इसीलिए औद्योगिकरण व शिक्षा के माध्यम से कहा जाए कि आप में इस प्रकार का कौशल या योग्यता का विकास होता है। अगर हम कहने का मतलब औद्योगिकरण के बिना औद्योगिकरण के माध्यम से शिक्षा की कमी होने से कोई कार्य नहीं किया जा सकता, और अगर शिक्षा की कमी हो जाती तो औद्योगिकरण के माध्यम से हम कोई कार्य नहीं कर सकते। तो दोनों का जो संबंध है वो बहुत ही घनिष्ठ है, और उन दोनों को एक साथ मिले होने के कारण से ही जो भी हमारे कौशल है, हमारी जो योग्यताएं हैं, उनका विकास भी आसानी से हो जाता है। आप आर्थिक संसाधनों को जुटाने में किसी प्रकार की कोई तकनीकी न हो और आसानी से अधिक मात्रा में जुटा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी हमारी आर्थिक स्थिति है, आर्थिक संसाधन जो उसको जुटाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हमें किसी प्रकार की कोई नई तकनीकी की आवश्यकता नहीं है और उससे आसानी से और अधिक मात्रा में जुटा सकते हैं। हम हमारी योग्यता के अनुसार, हमारे कौशलों के अनुसार, हमारे अंदर जो कौशल है या जो हमारी योग्यता है उसके अनुसार से ही हम अधिक से अधिक मात्रा में हम हमारी आर्थिक स्थिति की जितनी भी जो आवश्यकताएँ हैं उसको प्राप्त आसानी से कर सकते हैं। और एक समय था, पहले का जो समय था, जब जो भी आपकी मेहनत का फल मिलना चाहिए उतना आपको पैसा नहीं मिल पाता था। जो कहने का मतलब जो हम पुराने समय में, प्राचीन काल में जितना भी जो कार्य करते थे, उन कार्यों को करने से जो हमें हमारा फल मिलना चाहिए, मेहनत जो करते थे उसका जो फल मिलना चाहिए, जितना मिलना चाहिए उतना वो फल हमें नहीं मिल पाता था। परंतु अब ऐसा नहीं है। आज के समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि औद्योगिकरण के विकास के कारण ये परिवर्तन संभव हो पाया। किसकी वजह से? औद्योगिकरण का जो विकास हुआ है उस विकास के द्वारा ही जो भी हमारे कई कारण हैं, उन कारणों में कई प्रकार से परिवर्तन संभव हो पाया है। इसीलिए जीवन स्तर को भी ऊंचा हो पाता है। और जब कई प्रकार से परिवर्तन जो हुआ है, आर्थिक स्थिति में सुधार जो आया है, और इसी सुधार के कारण से जो हमारे जीवन का स्तर है, जो हमारे रहन सहन का जो तरीका है, वो ऊपर की ओर उठ पाया है। नेक्स्ट पॉइंट है मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। जो मानव के संसाधन हैं उनका जो उपयोग है वो हम सर्वोत्तम रूप से किस प्रकार से कर सकते हैं। जो व्यक्ति जिस कार्य को कर सकता है उसे वही कार्य सौंपा जाता है, उसको वही कार्य दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति हो जिसको जो कार्य आएगा वही कार्य उससे करवाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो कार्य नहीं आ रहा है वो भी उसको ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति को जो कार्य आता है उसी कार्य को देना चाहिए, जिससे कि वो आसानी से उस कार्य को पूरा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति अकाउंट में बहुत अच्छा है और उसे मशीन चलाने का कार्य सौंपा जाए, निश्चित है कि वह उस कार्य को नहीं कर पाएगा। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अकाउंटेंट में ज़्यादा होशियार हो, वो अकाउंटेंट का कार्य अच्छे से कर सकता है और मशीनी कार्य नहीं कर सकता, तो उसको ज़बरदस्ती उस मशीनी कार्य को नहीं थोपना चाहिए। अगर हम ज़बरदस्ती उसके ऊपर वो कार्य थोपेंगे तो उस कार्य में वह आसानी से सफल नहीं हो पाएगा, वह उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएगा। सीखने के बाद तो करेगा, जब धीरे धीरे जब उसको प्रैक्टिस हो जाएगी, उसको सिखाया जाए, उसके बारे में कुछ बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, तो सीखने के बाद तो उस कार्य को वह आसानी से कर सकता है। परंतु सीखने से पहले उस काम को वह बालक, कोई भी व्यक्ति हो, उस कार्य को वह सही प्रकार से नहीं कर सकता है।
लेकिन जब तक योग्यता हासिल नहीं करता है, जब तक उस कार्य को नहीं कर पाएगा। जब तक उस व्यक्ति के अंदर उस कार्य को करने की योग्यता हासिल नहीं हो जाती, योग्यता प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उस कार्य को वह आसानी से पूरा नहीं कर सकता, उस कार्य को वह नहीं कर पाएगा। अर्थात वहाँ पर मानवीय संसाधन का दुरुपयोग हुआ है। कह रहे हैं कि जब जो मानवीय संसाधन है उनका क्या हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, उचित उपयोग नहीं संभव हो पाएगा। जो भी उचित उपयोग है वो वहाँ पर संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि व्यक्ति कौन सा किस कार्य को कर सकता है वह उसी प्रकार की नौकरी ढूंढता है। संभव क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि व्यक्ति किस प्रकार का कार्य कर सकता है कुछ पता नहीं है, और व्यक्ति उसी प्रकार की नौकरी भी ढूंढता है। जैसा वह कार्य कर सकता है, जिस कार्य में वह योग्यता हासिल होती है, उसी कार्य के अनुसार उसी के प्रकार की वह नौकरी जो रोज़गार ढूंढता है वो भी उसी प्रकार का ढूंढेगा। जो कार्य उसे नहीं आ रहा है उसके बारे में वह अपने रोज़गार की खोज करता है, तलाश करता है, तो वह कार्य वह आसानी से नहीं कर पाता है। तो जैसा कार्य उस व्यक्ति को आ रहा है उसी के अनुसार उसका जो कार्य हो, काम करने का जो तरीका होता है, वही काम उसको ढूंढना चाहिए। बिना किसी जानकारी के बिना जो कार्य हम ढूंढते हैं तो वो आसानी से काम पूरा नहीं हो पाता है। इसीलिए मानवीय संसाधन का उचित उपयोग होता है। जब जितनी व्यक्ति की जानकारी होती है उसके अनुसार जो कार्य किया जाता है, उस कार्य में जो सफलता मिल जाती है, तो उसी के कारण से मानवीय संसाधनों का भी उचित प्रकार से उपयोग किया जाता है, सही तरीके से उनका भी उपयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार कह सकते हैं कि औद्योगिकरण और शिक्षा का एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। दोनों एक दूसरे के माध्यम से ही जो भी आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं को वे पूरा कर सकते हैं। अगर औद्योगिकरण के माध्यम की जो आवश्यकताएं होती है, औद्योगिकरण की जो आवश्यकताएं होती है वो शिक्षा के माध्यम से पूरी की जा सकती है, और शिक्षा की जो आवश्यकताएं होती है वो औद्योगिकरण के कारण पूरी की जा सकती है। इसीलिए कहा है कि औद्योगिकरण का तात्पर्य यह है कि वह उस प्रक्रिया से, औद्योगिकरण का जो तात्पर्य है उस प्रक्रिया से जिसमें किसी भी देश का संपूर्ण आर्थिक ढांचा परिवर्तित किया जा सकता है। चाहे कोई भी देश हो, उसका संपूर्ण रूप से जो भी आर्थिक ढांचा है, जो उसकी आर्थिक स्थिति है, उसमें कुछ न कुछ हम परिवर्तन कर सकते हैं। और वो परिवर्तन किसके द्वारा, औद्योगिकरण की नवीन तकनीकों का विकास के कारण से ही हो पाता है। तो आज का वीडियो आपको मेरा वीडियो जो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस औद्योगिकरण और शिक्षा के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में और अध्ययन करेंगे, इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। नमस्कार।